मेरे प्रिय फेसबुक के मित्रों, यूट्यूब के सब्सक्राइबर, प्यारे और आदरणीय गार्जियन, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी छात्र एवं छात्राओं को खास करके सूचित करना है कि आप लोग को जो मैथ का ऑनलाइन क्लास चल रही है, इस तरह से आप लोग को सभी सब्जेक्ट चल रहे हैं, लेकिन जो मैथ के ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं उस मैथ के ऑनलाइन क्लास में हम आप लोग को अभी तक आज के डेट तक त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, सांख्यिकी, उसके बाद में बहुपद, रियल नंबर जो वास्तविक संख्या हुआ, उसके बाद दो चर वाले समीकरण, ये सभी चैप्टर को हम समाप्त कर चुके हैं। आज से आप लोग को जो क्लास चालू होने वाली है वह द्विघात समीकरण है, जो आप लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग जो भी बच्चे हैं ख़ास तौर पे इस पे आप लोग फोकस कीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। बच्चों, आज द्विघात समीकरण के जो मुख्य रूप से फार्मूला हैं, परिभाषाएं हैं, उसको हम बता दे रहे हैं और जो लेसन है उसकी शुरुआत हम कल से करेंगे। बच्चों, एक बात और बताना है आप लोगों को, और बार बार हम जब भी ऑनलाइन आ रहे हैं उस सभी समय में हम बोल रहे हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए एक ही सहारा है, ऑनलाइन क्लास। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक जो भी छात्र हमारे हैं वह इससे समझने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें। जो भी परेशानी हो रही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी दिक्कत हो रही है, आप ख़ास तौर पे हमारे पर्सनल आईडी पे पूछें। हम लोग जितनी जल्दी होंगे खुद प्रयासरत है, जहाँ से थोड़ा भी सरकार का गाइडलाइन मिलेगी तुरंत हम लोग कोचिंग स्टार्ट कर देंगे। 10th क्लास के बच्चे और 9th क्लास के बच्चे ख़ास तौर पे यह ध्यान देंगे कि यदि हम लोग के पास 5 महीने का भी समय बचेगा तो आप लोग का 100% का सिलेबस हम समाप्त करवाएंगे, चाहे वह 2 टाइम करके खींचना पड़े या 4 घंटे करके पढ़ाना पड़े। वह सारे जो पढ़ाई की व्यवस्था है हम लोग 100% आप लोग को देंगे। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह प्राकृतिक आपदा है और इस आपदा में सभी लोग परेशान हैं। इसलिए इस परेशानी को देखते हुए हम आप लोग के सामने में पुनः ऑनलाइन आए हैं और आप लोग को ऑनलाइन आकर बताना पड़ा है। इसलिए आप लोग को जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं उससे समझने का प्रयास कीजिए, उसको अधिक से अधिक देखिए। जो भी परेशानी हो रही है मेरे पर्सनल आईडी पर, चाहे जिस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है उनके उस शिक्षक के पर्सनल आईडी पे आप पूछिए। आपको निश्चित रूप से वो सारे जो शिक्षक हैं वो आपको मदद करेंगे, या मुझे पूर्ण विश्वास भी है और आशा भी है। अतः आप लोग को पुनः हम आज रिपीट कर दे रहे हैं कि आज आप लोग का द्विघात समीकरण हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जो आप लोग जब भी मैथ की क्लास लीजिएगा तब अपने सामने में मैथ की किताब, कॉपी जो हो वह लेकर बैठिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, जिससे मान लीजिए कि जब पढ़ाई हो जाए तो उसका रिवीजन करते रहिएगा, वो आपके हित में काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। बच्चों, एक बात और आप लोगों को बोलना है कि जो हम बार बार आप लोग को ये भी बात बता रहे हैं कि जब तक यह लॉकडाउन के चलते मेरा स्कूल या कोचिंग बंद रहेगी तो हम स्कूल डायरेक्टर होने के नाते, एक कोचिंग संस्थान का संचालक होने के नाते आप लोगों को हम बार बार इस बात को बोलते हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप लोग के किसी भी बच्चे को, कोई भी गार्जियन से किसी भी प्रकार का फ़ी नहीं लिया जाएगा। जो भी फ़ी है वह आपको, या ट्यूशन फ़ी हो चाहे स्कूल फ़ी हो, वह किसी भी प्रकार का फ़ी नहीं लिया जाएगा। स्कूल खुलने या कोचिंग खुलने के बाद से ही फ़ी ली जाएगी। इसलिए बहुत जगह यह र्यूमर फैलाए जाते हैं कि यह सब जो पढ़ाई ऑनलाइन क्लास होती है उसके पैसे लिए जाएंगे, सब पैसे जोड़ कर लिए जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। यह सिर्फ छात्र हित के द्वारा, मतलब छात्र हितों के लिए ही यह हम लोग ऐसी व्यवस्था किए हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उसका फ़ी लेंगे।
इसलिए आप लोग एकदम निफिक्र होकर पढ़ें, समझें। यह आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है। यह सिर्फ आप लोगों को सिलेबस पकड़ाने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, ज़्यादा समय आपको नहीं लेंगे और ले चलते हैं आप लोग को क्लासरूम में। धन्यवाद। चलिए, आज आप लोग को जो द्विघात समीकरण चालू करना है वह द्विघात समीकरण हम चालू करते हैं। आप लोगों को या पूर्व में बता दे भी गया था कि जो भी परीक्षा हुए हैं, चाहे जो भी कुछ हुए हैं, वो सारे परीक्षा का आप लोगों का जो भी जिस बच्चे का जिसमें जितना रिजल्ट आया है उनके पर्सनल आईडी पे ही भेज दिया गया है। चलिए, द्विघात समीकरण में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण कहते किसको हैं? तो द्विघात समीकरण का हम यहाँ पे जो परिभाषा है वह लिखे हैं कि द्विघात समीकरण ऐसी समीकरण जिनके घात 2 हो, मतलब जिसके पावर 2 हो, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। परंतु पावर 2 होने के साथ साथ कुछ शर्त भी हैं। ऐसा नहीं कि जितने भी पावर 2 वाले हैं सभी द्विघात समीकरण हो जाएंगे, उनके साथ कुछ शर्त भी हैं कि द्विघात समीकरण में जो चर होते हैं, अर्थात जो अंग्रेजी शब्द होते हैं, जो ए से लेकर जेड तक जाने करके एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब जो जोड़ा जाता है, तो द्विघात समीकरण में जो चर की घात जो होते हैं वह ऋणात्मक नहीं होते हैं। वह ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, वह रूट में नहीं होना चाहिए। अंक हो सकते हैं, अंक माइनस में हो सकते हैं, रूट में हो सकते हैं, लेकिन जो अंग्रेजी शब्द है वह न ऋणात्मक होगी और न रूट में होगी, और एवं बटा में भी, मतलब वह भागा में भी नहीं हो सकती है। जो चर मान है न ऋणात्मक होगी, न वर्ग में होगी, मतलब वर्ग रूट होगी, मतलब रूट में नहीं होगी, और न बटा में होगी। और ये तीनों जो जब शर्त को वह फॉलो नहीं करे और जिनका घात अगर 2 हो, वैसे समीकरण जो है द्विघात समीकरण कहलाते हैं। द्विघात समीकरण की व्यापक रूप में द्विघात समीकरण जो कैसे लिखाता है वह दिखाया गया है। जैसे ax² + bx + c, इस रूप में लिखाता है। इसमें a b c वास्तविक नंबर्स होती हैं, संख्याएं होती हैं, मतलब अंक होती हैं जो रियल नंबर होती है। अब आप लोगों को ये भी बता दिए हैं कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर के बारे में आप लोग को पढ़ा चुके हैं, तो जैसे यहाँ पे लिख भी दिए हैं a b c वास्तविक संख्या होती है। अब रियल नंबर जो चैप्टर से आपको हम रियल नंबर के बारे में पढ़ा चुके हैं, वास्तविक संख्या। अब x² का गुणांक जो है, मतलब x² के साथ जो गुना है वह अंक है a है, x का गुणांक जो है वह b है, और अचर पद जो होते हैं वह c होते हैं। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, मतलब 2 रूट होते हैं। उसका नाम क्या होता है? एक में अल्फा और 2 में बीटा। अब हम अल्फा बीटा का मान आपको निकाल के बताते हैं। इस तरह से हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देते तो आप लोग को होता कि कैसे लिख दिए, कहाँ से लिख दिए। तो इसलिए हम अल्फा और बीटा का मान निकाल कर बताते हैं कि अल्फा बीटा का मान कैसे निकलता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि द्विघात जो बहुपद होती है, द्विघात समीकरण जो होती है, इस रूप में लिखाता है x² + bx + c = 0। अब इसमें हम क्या किए, इसमें दोनों साइड में हम a से भागा दे दिए थे, a से भागा दिए थे, a कट गया तो x² बच गया, b/a(x) c/a, इधर 0 में a से भागा देंगे तो 0 लिख भी दिए हैं दोनों तरफ a से भाग देने पर। अब इसके बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में हुआ है जैसे x² b/ax, इसमें एक अलग से किए हैं b²/4a², दोनों साइड में हम जोड़े हैं, मतलब इस साइड में भी जोड़े हैं तो इस साइड में, अगर 0 में जोड़ेंगे तो उतना ही होगा, और इसमें जोड़े हैं। अब प्लस c/a, यहाँ लिख भी दिए हैं दोनों तरफ b² + 4a² जोड़ने पर। अब यहाँ पे देखिए x² 2 × x × b/a, इसलिए कि b²/4a² को हम होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² + b² और प्लस 2ab। अब इस फॉर्म में हम इसको ला दिए तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, b/ax हो जाएगा, मतलब सेम एकदम बराबर है। और इधर क्या हुआ कि c/a को, जो इधर c/a है, इसको हम इस साइड में लेंगे तो मतलब b²/4a² - c/a। अभी हो जाएगा a² + 2ab + b², तो हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर x है और b की जगह पर b/2a का होल स्क्वायर। इधर बटा पर के घटाव हो गया तो लघुत्तम हो जाएगा 4a² b² - 4ac। अब स्क्वायर हटता है तो इधर बराबर के साइड में जाएगा तो रूट चढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा √b² - 4a²। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे x + b/a, और जब वर्गमूल इसका निकलता है, कोई भी अंक का वर्गमूल निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में निकलती है। जैसे मान लीजिए 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल तो इससे साधारणतः हम जानते हैं कि 2 होता है, लेकिन 4 का वर्गमूल +2 भी हो सकते हैं और -2 भी हो सकते हैं।
क्योंकि -2 में और -2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी अंक का वर्गमूल माइनस और प्लस दोनों में निकलते हैं। तो यहाँ पर माइनस प्लस, अब चूंकि यह रूट में हो गया b² - 4ac और 4a² का वर्गमूल अब क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x बराबर -b/2a प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। x बराबर बटा मतलब जोड़ घटाव हो गया तो 2a -b प्लस माइनस √b² - 4ac। अब इसलिए जब इतना जब प्राप्त हो गया तो जो प्लस वाला हो जाए इसको दो जगह पर हम लिखेंगे, क्योंकि एक प्लस में लिख देंगे x बराबर -b प्लस √b² - 4ac/2a, और एक बार लिखेंगे -b क्योंकि प्लस माइनस का अर्थ हुआ दो बार, तो -b और माइनस √b² - 4ac/2a। तो जो प्लस वाले होते हैं वह अल्फा का मान होते हैं और जो माइनस वाले होते हैं वह बीटा का मान होते हैं। तो ये इस तरह से आप लोगों को अल्फा और बीटा का मान निकाला जाता है। थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसको थोड़ा एक बार दो बार देखिएगा, समझिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे आप लोगों को कुछ फार्मूला और हैं उसको बताते हैं। देखिए, अब आगे आप लोगों को जैसे अल्फा बीटा का जब मान निकल जाएगा तो उसके बाद थोड़ा सा देखना है विवेचक या विविक्तर। इसको हम डी के द्वारा सूचित किया जाता है। विवेचक या विविक्तर को हम डी के द्वारा सूचित किया जाता है। इसका फार्मूला होता है b² - 4ac। इसका यूज कब होता है, तो जब द्विघात समीकरण का वो वास्तविक है कि अवास्तविक है कि क्या है उसके जांच करने के लिए हम डी का मान निकालते हैं। जो डी का फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब यह पहला शर्त है, यह प्रथम शर्त है, जब b² - 4ac अर्थात d का मान, यह d का मान अगर 0 से बड़ा हो, अर्थात कि b² - 4ac 0 से बड़ा हो तो उसका मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और असमान होंगे। d का मान अगर 0 से बड़ा होंगे तो उनके मूल जो होंगे अर्थात अल्फा बीटा के जो मान होंगे वह वास्तविक में आएगा और असमान मतलब अलग अलग होंगे। जब d का मान 0 के बराबर मतलब b² - 4ac बराबर अगर 0 हो तो जो उसके मूल होंगे वास्तविक होंगे और समान होंगे, मतलब दोनों मान अल्फा बराबर बीटा दोनों मान बराबर आएंगे। और जब d का मान 0 से छोटा हो अर्थात b² - 4ac अगर 0 से छोटा हो तो मूल जो होंगे वह वास्तविक नहीं होंगे, अवास्तविक होंगे। अब चूंकि d का मान b² - 4ac है तो इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा -b और प्लस या रूट अंडर में था b² - 4ac, तो इस b² - 4ac को हम d में लिख दिए। तो अल्फा का मान ये भी होता है -b प्लस √d/2a। अब बीटा का मान -b माइनस √d/2a। अब इसमें अगला फार्मूला है जो आपको द्विघात बहुपद में भी हम बताए हुए थे कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब मूलों का जो गुणनफल होते हैं अल्फा इंटू बीटा वह c/a होते हैं। अब इसके साथ जो आपका जो मुख्य रूप से जो हमको हिंट्स देना था चैप्टर के बारे में जो समझाना था वह आप लोग को बता दिया गया। अब आप लोग को हम लोग चैप्टर में प्रवेश करेंगे, चैप्टर में देखेंगे। तो हम आज आप लोग को इतना ही समझने के लिए छोड़ते हैं, रोकते हैं। आप लोग को अगले दिन हम चैप्टर में प्रवेश करेंगे। ठीक है, आप लोग को जो आज बताया गया है समझाया गया है उसको अच्छी तरह से कॉपी पे नोट कीजिएगा, समझिएगा, और जो भी परेशानी अगर सूत्र संबंधी कोई हो उसको पूछिएगा मेरे पर्सनल आईडी पे। और अगले दिन आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा कि आप लोग को यह जो चैप्टर वह चालू जो होगी। इसके साथ अगर मान लीजिए कि आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को अगला वीडियो जो है अपने आप मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।